इस कहानी की शुरुआत में हम इराक का सीन देखते हैं, जहां हाल ही में इराक और अमेरिका के बीच का वॉर खत्म हुआ था। वॉर के बाद उस जगह पर अमेरिका अपने 2 स्नाइपर मैथ्यू और आइजक को भेजता है ताकि वो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन पर नजर रख सके कि कोई दुश्मन वहां छिपा तो नहीं है जो उनके वर्कर्स को मार दे। मैथ्यू और आइजक वहां के हर एक हलचल पर नजर रखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता और ऐसे ही धीरे धीरे 22 घंटे का समय बीत जाता है। तो मैथ्यू आइजक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दुश्मन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मरे हुए सोल्जर और उनके साथ उनकी टूटी हुई गाड़ियां, और यहाँ पर ऐसी कोई हरकत भी नहीं है जिससे किसी दुश्मन का एहसास हो। तो आइजक मैथ्यू से कहता है कि नहीं, ये किसी शातिर दुश्मन की चाल है जो हमारे लिए जाल बिछा कर रखा है, और ये शातिर दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इराक का खतरनाक स्नाइपर जुबा है। तो मैथ्यू आइजक से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि 22 घंटे के दौरान हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं देखी जिससे हमें जुबा के होने का एहसास हो। मैथ्यू ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी आइजक मैथ्यू को रोकता है, तो न जाने क्या सोचकर मैथ्यू रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मैथ्यू आइजक से कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। अब मैं खुद ही जाऊंगा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और वहां के चप्पे चप्पे की छानबीन करूंगा। तो आइजक मैथ्यू से कहता है कि नहीं, तुम वहां पर नहीं जाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी स्नाइपर हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब मैथ्यू आइजक से कहता है कि तुम एक सपोर्टर हो, इसलिए बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई दुश्मन होता तो वो हमें जरूर दिख जाता, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं वैसे ही वो भी परेशान हो चुका होता। इतना कहकर मैथ्यू खड़ा हो जाता है और वो आइजक से कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा हूं, तुम यदि चाहो तो पीछे से देख सकते हो। इसके बाद मैथ्यू कंस्ट्रक्शन साइट की ओर चल देता है, तो आइजक पीछे से उस पर नजर रखता है। मैथ्यू जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वहां से उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। वहीं आइजक मैथ्यू से कहता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैथ्यू आइजक से कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा था कि इस सपोर्टर को चेंज कर लो और कुछ नया सपोर्टर ले लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो आइजक मैथ्यू से कहता है कि नहीं, ये सपोर्टर डीन का है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इसे डीन की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता हूं। वहीं मैथ्यू को वहां पर एक रेडियो मिलता है जो कि एक अमेरिकन सोल्जर्स का था, इसलिए मैथ्यू उसे उठा लेता है और चारों तरफ घूमने लगता है। इसके बाद मैथ्यू जब उन लाशों को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ जितने भी सोल्जर मरे हैं सब के सब हेडशॉट की वजह से मारे गए हैं। ये देखकर मैथ्यू को शक होने लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई स्नाइपर तो है, और वो ये बात आइजक को भी बताता है। तो आइजक मैथ्यू से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम वहां से भागो, लेकिन मैथ्यू चारों तरफ देखने लगता है कि ये गोली किस दिशा में मारी गई। तभी वो स्नाइपर मैथ्यू पर भी गोली चला देता है और गोली लगते ही मैथ्यू नीचे जमीन पर गिर जाता है। तब ये देखकर आइजक भागते हुए मैथ्यू के पास आता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो स्नाइपर आइजक पर भी गोली चलाने लगता है, जिससे एक गोली आकर आइजक के पैर में लग जाती है। लेकिन किसी तरह आइजक भागते हुए एक दीवार के पीछे चला जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दीवार के पीछे जाने के बाद आइजक देखता है कि उसके पैर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सबसे पहले अपने पैर पर एक पट्टी बांधता है, जिसके बाद वो रेडियो से अपने बेस में कांटेक्ट करने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि उसके रेडियो का एक एंटीना टूट चुका है, जिसके कारण वो काफी दुखी होता है। तभी उसकी नजर मैथ्यू पर पड़ती है और वो देखता है कि मैथ्यू अभी जिंदा है और वो अपनी गन के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तब आइजक मैथ्यू से कहता है कि ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि यदि तुम हिले तो वो स्नाइपर तुम्हें मार देगा। लेकिन मैथ्यू आइजक की बात नहीं मानता और लगातार कोशिश करता रहता है। काफी समय बाद आइजक जब मैथ्यू को साथ देखता है तो वो सोचता है कि मैथ्यू मारा गया, और इस बात से आइजक काफी दुखी होता है। इसके बाद वो अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना पेनफुल था जिसके कारण आइजक बेहोश हो जाता है और काफी समय तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता है। तभी रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर आइजक जग जाता है और वो रेडियो पर बात करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेस के लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे मेडिसिन और रेस्क्यू टीम की मांग करता है। तो वो लोग आइजक से कहते हैं कि हमें तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो जाओ या तुम जहां पर हो वहां से गोली चलाओ, तभी हम तुम्हारे पास पहुंच सकेंगे। आइजक जब उसकी बात सुनता है तो उसे उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि जब उन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये सब हरकत करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये सब रूल के खिलाफ था। इसी के साथ
आइजैक उस आदमी की आवाज को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई अमेरिकन नहीं है। इसलिए आइजैक समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही स्नाइपर है जिसने अभी मैथ्यू को मारा है, और वो अब उस पर नजर रखा हुआ है क्योंकि उस स्नाइपर को आइजैक की रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल चुकी थी। आइजैक जब उस स्नाइपर को पहचान जाता है तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम मुझे पहचान जाओगे, इसलिए यदि तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो। मैथ्यू के जिंदा होने की बात सुनकर आइजैक जब मैथ्यू को देखता है तो वो सच में जिंदा था, इसलिए आइजैक को ना चाहते हुए भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। बात ही बात में वो स्नाइपर आइजैक से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है और धीरे धीरे वो आइजैक के बारे में सब कुछ जान जाता है। लेकिन आइजैक उस स्नाइपर से इसलिए बात कर रहा था ताकि वो उसकी लोकेशन जान सके। बातों के बीच बीच में आइजैक अपने सपोर्टर से उस स्नाइपर की लोकेशन जानने की कोशिश करता है और जमीन पर वहां का नक्शा बनाने लगता है। आइजैक जब उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो और मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो जबकि युद्ध खत्म हो चुका है, तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि हम जैसे लोगों के लिए युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता। इसके बाद वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताते हो, तो आइजैक गुस्से में कहता है कि मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि यदि तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया तो मैं मैथ्यू को मार दूंगा। ये सुनकर आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम्हें मैथ्यू का नाम कैसे पता, तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई। यदि मैथ्यू भी तुम्हारी वजह से मरा तो ये दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी वजह से मरेगा, क्योंकि इससे पहले डीन तुम्हारी वजह से मर चुका है। तब आइजैक ये बात सुनकर हैरानी से उस स्नाइपर से पूछता है कि आखिर तुम्हें डीन का नाम कैसे मालूम, क्योंकि अब उस स्नाइपर की बातें आइजैक को कांटे की तरह चुभने लगी थी। दरअसल वह स्नाइपर आइजैक की सभी बातों को जानता था और वह उन बातों को तीर की तरह आइजैक पर वार करता है। बात करते समय आइजैक को काफी तेज प्यास लग जाती है, लेकिन जब आइजैक पानी पीने के लिए बोतल उठाता है तो उसमें पानी ही नहीं था, क्योंकि वो स्नाइपर उस बोतल को गोली से शूट कर दिया था, जिसके कारण उसका पानी गिर चुका था। आइजैक जब प्यास से तड़पने लगता है तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बोतल को शूट किया था और मैंने ही तुम्हारे रेडियो का एंटीना तोड़ा है ताकि तुम अपने बेस से हेल्प ना ले सको, और मैंने ही तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी ताकि तुम ज्यादा दूर तक भाग न सको, और अब मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। उस स्नाइपर से बात करते हुए आइजैक को एक कचरे का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर आइजैक समझ जाता है कि यह स्नाइपर इसी कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। उस स्नाइपर की होशियारी और निशानी को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम जुबा हो, तो वह स्नाइपर कहता है कि नहीं, मैं जुबा नहीं हूँ। तो आइजैक पूछता है कि क्या तुम पहले यूएस आर्मी में थे और क्या स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली थी, तो वो स्नाइपर कहता है कि नहीं, मैं यूएस आर्मी में नहीं था और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो पहले मुझे मारने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि युद्ध खत्म हो चुका है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब आइजैक फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो स्नाइपर को कोई भी जवाब नहीं देता है। तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि यदि तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी जबान और सिर दोनों काटकर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। ये बात सुनकर आइजैक बेहोश हो जाता है। काफी देर के बाद आइजैक को जब होश आता है तो वो अपने हेलमेट में एक लकड़ी को फंसाकर उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर काफी क्लेवर होता है, जिसके कारण वो आइजैक के ट्रैप में नहीं आता। इसके बाद आइजैक पास में पड़े हुए कुछ सामान को लाने के लिए चला जाता है, जहां पर उसे एक राइफल मिलती है, और जब आइजैक उस सामान को लेकर अपने स्थान पर आता है तो देखता है कि उसका सपोर्टर टूट चुका है, जिसके कारण वो अब कहीं पर भी नहीं देख पाएगा। तभी उसे एहसास होता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है, जो उसकी बातों को सुन रहा था। अब आइजैक मैथ्यू से बताता है कि वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। तो मैथ्यू अपने पास एक छोटे से सपोर्टर से देखते हुए कहता है कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो और मैं उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता हूँ। तब आइजैक ऐसा ही करता है। वहीं वो स्नाइपर आइजैक से बात करते हुए बताता है कि पहले वो एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन यूएस आर्मी ने उसके सारे स्टूडेंट को मार दिया। तब से उसने ये कसम खा लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा यूएस आर्मी को मारता रहूंगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी जोर से हवा चलने लगती है, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यू अपनी गन ले लेता है और उस कचरे के ढेर पर
निशाना लगाते हुए गोली फायर कर देता है। तभी वो स्नाइपर मैथ्यू के हाथ को शूट कर देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है। अब गन हाथ से छूटने के बाद मैथ्यू रेंगते हुए आइजैक के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो स्नाइपर एक और गोली चला देता है, जिससे मैथ्यू की मौत हो जाती है। आइजैक अपने सामने मैथ्यू को मरता देख काफी दुखी होता है और रोने लगता है, और रोते हुए उस स्नाइपर से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि इतनी आसानी से तुम अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, जब तक तुम अपने बारे में बताते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। ये सुनकर आइजैक उस स्नाइपर से कहता है कि ये सच है कि मैंने ही डीन को मारा है, क्योंकि मैं जब एक दुश्मन पर निशाना लगा रहा था तो गलती से डीन बीच में आ गया और मारा गया। लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि डीन को दुश्मनों ने मारा, और ये बात मैंने सभी से छुपाई थी जो अभी तक मुझे खाई जा रही थी। इसी बीच आइजैक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद आइजैक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे वो अपने बेस के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस बात से आइजैक को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ जितने भी लोग मारे गए हैं उन्होंने कभी भी मदद नहीं मांगी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग काम करते थे उन्हें वो स्नाइपर पहले ही मार चुका था और खुद बेस से कांटेक्ट करके उन्हें यहाँ पर बुला लिया ताकि वो उन्हें भी मार सके। यहाँ पर आइजैक स्नाइपर की चाल समझ जाता है कि वो ऐसे ही एक एक करके सभी यूएस सोल्जर्स को मारना चाहता है। तभी आइजैक एक बार फिर बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहां चारों तरफ शांति ही शांति है। तो आइजैक समझ जाता है कि वो स्नाइपर सो चुका है, इसलिए आइजैक किसी तरह मैथ्यू की गन अपनी ओर खींच लेता है और वो उस कचरे के ढेर की ओर निशाना लगाने लगता है। तभी वो अपनी ओर हेलीकॉप्टर आते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग उसकी बेस की ओर से आ रहे हैं, इसलिए आइजैक अपने सामने की दीवार को गिरा देता है। तभी वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि अभी तक तो तुम ही लुका छपी का खेल खेल रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त भी यहाँ आ गए, इसलिए अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बात सुनकर आइजैक को गुस्सा आ जाता है और वो उन स्नाइपर पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें एक गोली उस स्नाइपर को जाकर लग जाती है और वो स्नाइपर चुप हो जाता है, जिससे आइजैक को लगता है कि वो स्नाइपर मारा गया। लेकिन गोली चलाने के बाद आइजैक थोड़ी देर वहां खड़ा हो जाता है ताकि वो स्नाइपर जिंदा हो तो आइजैक पर गोली चला सके। लेकिन जब उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आइजैक समझ जाता है कि वो स्नाइपर मर चुका है। तब तक वहां पर उसके साथी आ जाते हैं, जो आइजैक को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन आइजैक बार बार उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि वो स्नाइपर वहां पर छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी आइज की बातों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि आइजैक ठीक से बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग आइजैक को हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से जाने लगते हैं तो वो स्नाइपर उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ ही आइजैक के साथ साथ उसके सभी साथी मारे जाते हैं, जिसके बाद वो स्नाइपर एक बार फिर से बेस से कांटेक्ट करके वहां की पूरी जानकारी देता है और मदद के लिए नई टीम की मांग करता है। लेकिन वो उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए इनका ही नाम लेता है और खुद को एक यूएस सोल्जर बताता है। तो बेस के लोग उससे कहते हैं कि जल्दी हम वहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के।